चलिए शुरू करते हैं फिर। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और आप लोग को पता है कि हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे थे आपके क्लास 10 के मैथ्स का। हाइट एंड डिस्टेंस का हो या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ऊंचाई एवं दूरी, त्रिकोणमितीय की कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो आंसर पोल में करते रहिएगा जैसे आप लोग कर ही रहे हो। इस पर डिस्कशन करने की कोई नीड तो है नहीं, काफी दिनों से आप लोग क्लास कर रहे हो। तो हमने पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग टाइप वाइज टाइप आपके क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपका थ्योरी नहीं है, बस टाइप वाइज टाइप आपका क्वेश्चन है। तो आज कौन से टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा पूरक कोण पर रिलेटेड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रिलेटेड। तो उस पर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा, फिर दोबारा से उस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, अगला टाइप पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहले पढ़िए, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहां पर एक वर्ड आ गया पूरक कोण, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पूरक कोण वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं आता हूं थोड़ा पूरक कोण के बारे में आपको बताता हूं। देखिए एक चीज आपने पढ़ा है क्लास 9th में, पूरक कोण। अभी मैं पूछ भी रहा था क्लास स्टार्ट होने के पहले। इंग्लिश में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कोणों का जोड़ा होता है। मतलब कोई दो कोण है हमारे पास, मान लो ए या बी या एक्स और वाई, कोई भी दो कोण, ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ए और बी, ठीक है, दो कोण है हमारे पास ए और बी। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री मिल जाए, 90 डिग्री मिल रहा है, तो हम कहते हैं ये दोनों कोण कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, इसे कहते हैं पूरक। ए का पूरक बी और बी का पूरक ए, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि एक कोण मेरे पास, इसमें से कोई एक कोण देकर दूसरा आपसे पूछ सकता है। तो अगर मैं आप बोलता हूँ कि ए का वैल्यू मैं कर रहा हूँ 20 डिग्री, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री। आप कहोगे सर 20 में क्या जोड़ दें, कि क्या और जोड़ दें कि 90 हो जाए, ठीक है। तो आप कहेगा 90 में से 20 घटा करके देख लो, 90 में से 20 घटाइएगा तो आपको 70 मिल जाएगा। तो आपको मिला सर 20 और 70 को जोड़िएगा 90 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर 20 डिग्री और 70 डिग्री ये दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है, पूरक कोण। ओके, ऐसे। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि एक मैंने लिख दिया 55 डिग्री, तो 55 डिग्री का पूरक क्या कहलाएगा, बताओ क्या लिखोगे। 35 डिग्री। 90 माइनस 55 कर दीजिए, और 90 माइनस 55 करने पर आपका 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली देखना है 55 है, तो पूरक निकालने के लिए 90 में से 55 घटा देंगे, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 80 डिग्री, तो 80 डिग्री का पूरक कैसे लिखेंगे, 10 डिग्री। 10 डिग्री। आंसर आया 10 डिग्री। कैसे आया, अगर मैं पूछूं कैसे किया, तो आपने बोला 90 डिग्री में से सर 80 डिग्री को घटा दिया, हमारा आंसर आ गया 10 डिग्री। तो 80 डिग्री और 10 डिग्री एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूं कि 27 डिग्री का पूरक कौन, बताइए। 90 माइनस 27 कर देंगे, ठीक है, कितना आ रहा है, 63 डिग्री। 63 डिग्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 27 डिग्री और 63 डिग्री एक दूसरे का पूरक कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ कर देखोगे तो 90 मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेगा आपको 90 मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेगा आपको 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ही मिल रहा है सर ये पूरक कोण। तो अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर, यहाँ तो मैंने आपको वैल्यू दे दिया था, मैं आपको वैल्यू भी नहीं दे रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली आपको बस बोल रहा हूँ कि एक कोण मेरा 30 डिग्री है, तो थीटा का पूरक क्या होगा, बताइए। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, बहुत बढ़िया। तो अगले इसका पूरक बोलोगे, देखो आपने क्या किया, 55 डिग्री का पूरक 90 माइनस 55, 80 डिग्री का पूरक 90 माइनस 80, 27 का पूरक 90 माइनस 27, तो थीटा का पूरक 90 माइनस 27, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे का पूरक है। कोई आपसे पूछता है क्यों, आप जोड़ करके दिखा देना। पूरक का मतलब क्या बोलोगे, सर जोड़ने पर 90 मिलना चाहिए, जोड़ करके देखिए, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, जोड़ने पर आपका 90 आ रहा है, तो कहेंगे सर ये दोनों क्या है, पूरक है, ठीक है। अगर मैं कभी लिखता हूं कि एक मैंने लिख दिया एक्स, एक्स का पूरक क्या बोलिएगा, बोलो 90 90 माइनस एक्स, माइनस। ठीक है। तो एक्स और 90 माइनस एक्स को जोड़ेंगे सर 90 आ जाएगा, फिर
एक्स और 90 माइनस एक्स एक दूसरे का पूरक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीख लिया इतना, ये क्लियर सभी का? यस सर। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा त्रिकोणमिति पर आते हैं। देखो त्रिकोणमिति में ये आपका एक्सरसाइज में जो ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर है वहां से सिलेबस से रिमूव किया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कुछ रिलेशन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, पूरक कोण के संबंध, वो सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में रिमूव नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बस आपको ध्यान रखना होगा, कुछ संबंध, और उसमें से 3 टोटल रिलेशन है। 3 में मैं आपको बस बोलता हूं कि आप एक याद कर लीजिएगा, वो आपका काम कर देगा। ठीक है, आपको पहला याद रखना है। पहला क्या याद रखना है सर? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर कभी ऐसा लिखा रहे तो इसको लिख दीजिएगा सर ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा, अभी लिख लो, मैं बताता हूं कौन सा आपको याद रखना है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। और तीसरा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉट थीटा। और चौथा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक कॉसेक में ऐसा रिलेशन होता है, लेकिन आपको याद क्या करना है, सिर्फ इतना याद कर लो। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ये दो आपको याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। बाकी ऊपर दोनों भी याद कर लोगे तो आपका कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, नॉलेज गेन ही करना चाहिए, आगे जा पढ़ोगे क्लास 11 12 में। ठीक है, तो अभी के लिए ये दो जरूर याद रखिएगा। tan 90 माइनस थीटा सर कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। क्या आप सभी ने नोट कर लिया? ये इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रूफ आपके पढ़ना ही नहीं, लिखा कि नहीं लिखा? नोट कर लिया। अगर मैं लिखता हूं tan 90 डिग्री माइनस एक्स, तो ये क्या लिखोगे? कोट एक्स। कॉट एक्स। tan को बदल करके सर कॉट लिख देंगे, और ये वाला एंगल जहां भी है वो लिख देंगे, कॉट एक्स लिख देंगे। अगर मैं लिखता हूं कॉट 90 डिग्री माइनस एम, तो ये क्या हो जाएगा? 10m। tan एम m। ठीक है, ये tan में बदल जाएगा, कॉट बदल जाएगा tan में, tan बदल जाएगा कॉट में, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में। ठीक है, 90 डिग्री पर ही बदलेगा, 90 के अलावा कुछ और रहेगा। 70 80 तो नहीं बदलेगा। ठीक है, 90 पर ही बदलेगा। पूरक कोण के संबंध होते हैं ये। ठीक है, चलिए अब इसके आगे आते हैं। ये दो रिलेशन अगर हमने पढ़ लिया, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में फोटो वगैरह बनाते हैं, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं करने का, और ये फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता दूंगा, फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत जल्दी कर लोगे आप। 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना मोस्टली आपके बड़े नंबर वाले ही आते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, फोटो बनाते जा रहा हूँ। मीनार के आधार, मतलब पता चल गया ना कि मीनार रहेगा क्वेश्चन में, मीनार बना लीजिए। ठीक है, आप क्या करिए सर, एक मीनार बनाते हैं। ठीक, तो एक मैंने बनाया यहाँ पर कुछ ऐसे ग्राउंड बनाया, और एक मैंने बनाया ऐसे मीनार। ठीक है, खड़ा है हमारा मीनार का नाम दे दिया ए बी। ठीक है, बोल रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, मतलब दो बिंदु है इसके सीधी रेखा में। ठीक है, तो मैं एक बिंदु बना रहा हूं यहाँ पर, और एक बिंदु बना दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों का नाम दे देते हैं। एक बिंदु दे दिया सी, और एक बिंदु का नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है, दो बिंदु का नाम दे दिया। क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, फिगर बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, दो बिंदु है। अब क्या कर रहा है, इस दो स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया कि उन्नयन कोण कितना है, अब तक दिया रहता था 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री, है ना, अभी नहीं दिया गया। बस बोल रहा है दोनों पूरक है एक दूसरे का। तो मैं इतना तो कर सकता हूं ना, पूरक है, तो मैं बोलो सी को मैं इसके मीनार के शिखर से मिलाया। ठीक है, एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूं, बिंदु सी जो पहला दूरी है, पहला बिंदु है, इसको मीनार के शिखर से मिलाया, तो एक उन्नयन कोण ये बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट डी को मिला रहा हूँ शिखर से, तो एक यहाँ पर उन्नयन कोण मिल जाएगा हमें, दो उन्नयन कोण मिला। अब यहाँ पर समझिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ तो समझिए, ये वाला कोण को अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वाले कोण को मैंने मान लिया थीटा,
तो मुझे बताओ ये वाला कोण आप कितना लिखोगे, ये वाला, ये 90 दोनों माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है, अभी बताया था, ठीक है। तो ये वाला कोण थीटा, तो यहाँ पर आप सिंपली जब भी पूरक का कंसेप्ट आएगा ना, एक को थीटा बोल देना, एक को 90 माइनस थीटा बोल देना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। ओके, इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नो नहीं? सर। अब देखो, अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है, मीनार की ऊंचाई तो बता देंगे, इसको आप एच लिख दीजिए, ठीक है, एच लिख दो मीनार, यहाँ पर फिगर में लिख दीजिएगा, चित्र में या आकृति में। फिगर का थोड़ा डिटेल बता देना क्योंकि 6 नंबर का है ना, तो लिखना सर ए बी क्या है हमारा, एच है, और ये हमारा मीनार है, उसको ऊंचाई हमने एच मान लिया है। अच्छा मुझे बताओ बिंदु सी जो है मीनार के आधार से कितना दूर है? बिंदु 4 सी मीटर। 4 मीटर बोल रहा है ना, दो बिंदु है, 4 मीटर 9 मीटर, जो नजदीक है वो वाला 4 मीटर आप लिख दो, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दो, ठीक है, ये वाला जो दूरी है हमारा, फिर ये 4 मीटर है, और ये दूरी कितना है बिंदु डी? 9 मीटर। 9 मीटर। 9 मीटर है ना, बोल रहा है सर ये हमारा 9 मीटर दूर है बिंदु बी, दो भी पॉइंट था, एक है 4 मीटर दूर, एक है 9 मीटर दूर। आपसे बस बोला है कि दोनों जो उन्नयन कोण है पॉइंट सी और डी से वो पूरक है। बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, कोई भी डेटा दिया गया क्या इसमें? कुछ भी नहीं दिया गया, बस 4 9 दे दिया गया, ठीक है, मीनार का ऊंचाई आपसे पूछा गया, तो आपसे बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए सिंपली आपको क्या लिखना होता है, दो त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, एक त्रिभुज एबीसी दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में, फिगर में ये भी लिख दीजिएगा, बीसी बराबर 4 मीटर और बीडी बराबर 9 मीटर। इसके बाद लिखिए त्रिभुज एबीसी में हम कुछ लिख सकते हैं क्या, टैन थीटा वगैरह, क्या लिख दें? टैन थीटा क्या होगा? लंब बटा आधार, क्या लिखें? ए बी बी सी सी ए के फॉर्म में बताओ। ए बी बाई बी सी। हाँ, किसी को भी थीटा, किसी को 90 माइनस थीटा बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी इसमें से किसी एक को थीटा, किसी एक को 90 माइनस थीटा ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टैन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो इस थीटा के लिए लंब हमारा हो जाएगा ए बी, इस त्रिभुज को देखें तो लंब आपका ए बी आ जाएगा और यहाँ पर बीसी आ जाएगा, ठीक है, तो लंब बटा आधार करेंगे तो ए बी बटा बीसी लिख देंगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ ए बी बटा बीसी। अब यहाँ से आप लिख दीजिएगा टैन थीटा बराबर, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया ही नहीं है, हमें नहीं पता तो नहीं लिखते, ए बी का वैल्यू आपका एच है और बीसी का वैल्यू आपको दे रखा है 4। इतना क्लियर सभी को? बोलो, टैन थीटा बराबर एच बटा 4 लिख दिया, ठीक है, इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब क्या करिए ना, अब आप जाइए दूसरे वाले त्रिभुज पर, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में बड़ा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है उसमें कोण क्या दे रखा है, tan 90 माइनस थीटा अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण 90 माइनस थीटा ये वाला कोण, ठीक है, तो फिर से आएगा लंब बटा आधार, इस बार लंब तो आपका ए बी ही है, लेकिन आधार क्या है हमारा, ए बी बटा क्या, बीडी। बीडी, इस बार आधार आपका बीडी ये पूरा है ए बी डी त्रिभुज में, ठीक है, तो आधार आप बोलोगे सर बीडी, तो इसके नीचे आप लिख दोगे सर बीडी। अब tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कुछ पढ़ाया था क्या अभी? कोट थीटा। कॉट थीटा, तो इस tan 90 माइनस थीटा डायरेक्ट आपको यूज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, पूरक कोण के संबंध जो त्रिकोणमिति में पढ़ना था, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ए बी का वैल्यू आपका एच है और बी डी का वैल्यू आपको दिया गया था बिंदु डी जो है बी से 9 मीटर दूर, तो ये मेरा सेकंड रिलेशन आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया सेकंड रिलेशन एच बाई 9, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इक्वेशन 1 आ गया, 2 आ गया। अब बस यहाँ पर क्या करिए ना, आप मुझे बताओ tan थीटा और cot थीटा गुना करने पर क्या मिलेगा, कुछ याद आ रहा है? ये आपको पता है tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? बोलो, tan थीटा, चलो अगर नहीं याद आ रहा तो मैं याद दिलाता हूँ। tan थीटा आप लिख सकते हो ना p बटा बी, cot थीटा आप लिख सकते हो ना b बटा p, तो tan थीटा और मैं cot थीटा को अगर गुना करूँ कभी भी तो लिखेंगे ना p बाई बी इंटू बी बाई पी, हटेगा p से p और b से b, 1 आ रहा है? बताइए यस सर। तो कभी भी आप tan थीटा और cot थीटा को गुना करोगे, थीटा अगर सेम है तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम होता है दूसरे का, तो यहाँ पर भी आपको ये चीज यूज करना होगा। आप इक्वेशन 1 2 का गुना करिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः सर अगर मैं tan थीटा और cot थीटा को गुना कर दूं, या चलो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको बाद में रिविजन करने में काफी हेल्प हो जाए।
तो आप लिखेगा समीकरण 1 2 से tan थीटा इंटू आप यहां से ले लीजिए cot थीटा, ठीक है, tan थीटा और cot थीटा गुना करिएगा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है आपका, बोलिए, h/4 है ना। Yes. cot थीटा का वैल्यू कितना है आपका, h/9। H/9. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मुझे बताओ, tan थीटा और cot थीटा को गुना करने पर क्या मिलता है, फॉर्मूला कुछ पढ़ा था, tan थीटा इंटू cot थीटा, अभी तो बताया, tan cot को गुना करेंगे ऐसा 1 आ जाएगा, सर ये 1 आ जाएगा, इधर गुना करिए तो ये क्या मिलता है सर, h इंटू एच, ऊपर में h² और नीचे में 9 गुना 4 36, ठीक है, h² बराबर 36, यानी कि सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं क्या कि h² का जो वैल्यू 36 के बराबर है, ठीक है, h² का वैल्यू 36 के बराबर, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, बोलिए, √36. वर्गमूल 36, और वर्गमूल 36 करने का मतलब 6। अच्छा, प्लस माइनस 6 लिखेंगे क्या, नहीं, ऊंचाई कभी नेगेटिव नहीं होता ना, होने के लिए -6 आना चाहिए, लेकिन ऊंचाई हमें पता है नेगेटिव नहीं होता, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो सीधे लिख दीजिएगा 6। तो ऊंचाई जो h आ गया वो 6 मीटर में आएगा, क्योंकि ये सारा दूरी मीटर में दिया गया था, ठीक है, तो आपको सर ऊंचाई जो मीनार का आ गया वो 6 मीटर आपका आंसर है। देखो इतना लिखने का आपका एग्जाम में पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, क्लियर है, आसान लगा कि नहीं लगा, बोलो, आसान है, लगा. बहुत आसान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आंसर आपका। हाँ सर, इस क्वेश्चन में tan थीटा और cot थीटा ही क्यों लिए, sin थीटा cos थीटा क्यों नहीं है, sin थीटा cos थीटा इसने लिए हैं संगम, क्योंकि यहाँ पर कर्ण की बात नहीं की गई थी, आपको इसका कोई यूज ही नहीं था हमें, ठीक है, हमें लंब और आधार में संबंध देखना था, तो tan थीटा और cot थीटा ही लंब और आधार में संबंध बताता है, ठीक है, कर्ण का अगर कुछ बात आता तो हम जरूर लेते साइन या कॉस, ठीक है। शायद कुछ क्लास मिस किया है क्या आपने, पहले तो ये बताओ, क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है, आगे बढ़े, क्लास मिस किया है तो एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, मिस किया है तो अगला क्वेश्चन करें इस पे, कितना जल्दी खत्म हो गया, ये 6 नंबर दे देगा आपको एग्जाम में, और आएगा, आ सकता है मतलब। अब देखो इसमें आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, कुछ 36 क्यों आया, देखो 36 आने का रीजन ये है ना, आपको एक फॉर्मूला भी मैं याद दिलाता हूँ, कराता हूँ, देखो अगर कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक जमीन पर एक मीनार खड़ा रहेगा, ये टाइप ही याद कर लो, 2 बिंदु अगर कुछ ऐसे बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, कभी भी अगर ऐसा आपको लिखता है कि यहाँ पर जो दोनों कोण है वो पूरक कोण है, तो इसको थीटा बोलेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे अगर पूरक है तो, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। यहाँ पर कभी अगर ऐसा देता है क्वेश्चन, ये मैं बोल दूं ABCD, पहला वाला दूरी मैं अगर लिखता हूं यहाँ पर कि दूरी A है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, मैं कहता हूँ ये दूरी कितना है आपका, अगर A है, ये दूरी कितना है अगर B है, तो आपका जो ऊंचाई होता है h का मान हमेशा आएगा √AB, ठीक है, हमेशा इसको याद कर लीजिए, ठीक है, √AB आएगा आंसर, मीनार का ऊंचाई क्या होगा, √AB, क्लियर। ये भी आपको सिद्ध करने के लिए भी आता है, तो आप क्या करिएगा, आप बोलेगा tan थीटा कितना होगा, tan थीटा देखिए लिख सकते हैं क्या, h/a, बोलिए, त्रिभुज लिख देना, त्रिभुज ABC में, ठीक है, अब मैं अगर ऐसा लिखता हूँ tan 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे बोलो, h/d लिखेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में ABD में, tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा बराबर h/b होगा, अभी दोनों को गुना करिए, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या आएगा, h/a इंटू h/b, तो ये 1 आ गया, 1 बराबर h² AB, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा h² बराबर AB, तो h का वैल्यू आ गया √AB, ठीक है, तो ये हमेशा कुछ इस तरीके से आपका आएगा, ये प्रूफ है, तो प्रूफ करने के लिए AB के फॉर्म में भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन नहीं आया है, ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो ज्यादातर यही आएगा, ठीक है, चांसेस यही है, सीख लीजिए दोनों, ठीक है, तो अगर कभी आपको मैं देता हूँ ये A ये B, तो √AB कर दीजिएगा, आपका मीनार का ऊंचाई आ जाएगा, लेकिन पूरक कोण होना जरूरी है, पूरक होगा तभी ऐसा होगा। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें एक डेटा पर, मुझे बताओ इसका आंसर क्या बोलोगे आप, 3-4 सेकंड में आप आंसर कर पाओगे, लेकिन आपको सीखना दोनों ही चीज है, ठीक है, भले ही मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कई बार,
लेकिन ऐसा नहीं कि बस शॉर्टकट ही याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आपके कोई शॉर्टकट काम नहीं आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि एक मीनार से, ये हमारा मीनार है ये भी, जिसकी ऊंचाई h है, इसके आधार से एक बिंदु C है, और इसका उन्नयन को मीनार को उनार का यहाँ पर थीटा दे दिया, यहाँ पर 90 माइनस थीटा दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, पूरक कोण है। ये मैं दूरी दे रहा हूँ कि ये हमारे पास 49 मीटर है, ठीक है, ये दूरी, और ये मैं दूरी दे रहा हूँ 64 मीटर है। तो मुझे बताइए मीनार की ऊंचाई कितना रहेगा, मीनार का ऊंचाई कितना रहेगा? बस इतना ही है, बिंदु C और D से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो पूरक कोण है। बस ऐसे डेटा चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ए का वैल्यू 49, बी का 56 आ गया ना, बहुत बढ़िया, 56 आ गया। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू आपको 49 है, बी का वैल्यू 64 है, ठीक है, तो आप कहेगा सर पहला वाला बिंदु 49 मीटर दूर है, दूसरा वाला बिंदु 64 मीटर दूर है, पूरक कोण है, यहाँ पर उन्नयन कोण जो है पूरक बना रहा है, ठीक है, तो आप कहेगा सर यहाँ पर सीधे आंसर क्या आता है, √AB, ठीक है, एच का मान √AB, तो एच का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू आपका 49 है, बी का वैल्यू आपका 64 है, ठीक है, तो ये लिख दीजिए वर्गमूल 7 गुना 7 गुना 8 गुना 8, ठीक है, तो यहाँ से एक 7 निकल कर आएगा बाहर, यहाँ से आपका एक 8 निकल कर आएगा बाहर, 7 अट्ठे 56 मीटर। कितना जल्दी आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे करोगे क्या, एग्जाम में ऐसे करोगे मत करिएगा, ठीक है, एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए ये है, एग्जाम के लिए ये है, ये वाला जो तरीका किया है, ठीक है, इतना पूरा लिखना आप, ठीक है। अभी बढ़े आगे, बोलो। Yes, sir. चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लीजिएगा, डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऑप्शन है या नहीं है, ऑप्शन रहेगा जल्दी से कर लेंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम डिटेल में पूरा लिखेंगे, ठीक है, पहले त्रिभुज ABC लेंगे, फिर त्रिभुज ABD लेंगे, आपको रिलेशन यूज करके आंसर करना है, AB आंसर आएगा, √AB आंसर आएगा। अगला जो टाइप है, अगला टाइप में अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट आएगा। थोड़ा अवनमन कोण के बारे में हम ये थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा रिवीजन करते हैं, ठीक है। अवनमन, अब ये नहीं कि अवनमन कोण आपको पढ़ा रहा हूँ, अवनमन कोण तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज को देखने के लिए झुकते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनता है। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा ये समझिए। मैं कहता हूं कि हमारे पास एक घर है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हो गया है घर के छत पर, ठीक है, यहाँ पर से वो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका आई है, यहाँ से अगर वो देखेगा तो क्या होगा, ये झुकेगा, नीचे देखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं कि यहाँ पर उन्नयन कोण या अवनमन कोण क्या बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो कोण बन रहा है इसको आप क्या बोलोगे? अवनमन. अवनमन कोण। अवनमन कोण, क्योंकि झुक रहा है, ठीक है, तो नीचे में कौन बन रहा है क्षैतिज रेखा के, तो कहेंगे सर ये वाला अवनमन कोण है, ठीक है, अवनमन कोण। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मान लो ये अवनमन कोण का वैल्यू दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। अब मैं पूछूं यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, समांतर है, और आपको एक कंसेप्ट पता पढ़ाया गया था एकांतर अंतःकोण का, तो जेड बनता है अगर आकृति में, हाँ, एकांतर अंतःकोण, तो ये वाला लाइन अगर ये लाइन अगर पैरेलल है आपस में, समांतर है, तो यहाँ पर अंदर वाले दोनों कोण बराबर होते हैं, और दोनों कोण को क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कोण अवनमन कोण यहाँ पर, और ये कोण, इसको उन्नयन बोलिए चाहे नहीं बोलिए, यहाँ पर से अगर कोई देखेगा बच्चे को तो उन्नयन कोण हो जाएगा, तो ये दोनों कोण बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री ही बनेगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि एक घर के या मीनार के छत पर से कोई बच्चा कुछ ग्राउंड को देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोण 45 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला कोण कितना बनेगा? 45। ये 45 ही बनेगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं मान लो कुछ ऐसा फिगर बनाता हूँ,
एक सेकंड। अब यहाँ से कोई बच्चा दो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो अलग अलग चीजों को देख रहा है। यहाँ से कोई बच्चा है, एक कुछ ऐसा देखा, और ऐसा देखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ कोण के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन सा कोण दे रखा है, कौन सा नहीं दे रखा है। ये वाला कोण दे दिया 30 डिग्री, और कुछ ऐसा लिख देगा 45 डिग्री। अब इसका मतलब ये पूरा जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक। और इसको मैं थोड़ा अलग कलर से बनाता हूँ। जो हरे कलर का कोण दिख रहा है ना 30 डिग्री का है, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे लिखो ज्यादा। ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री का, ठीक है। और अगर मैं बाहर में ये पूरा लिख रहा हूँ तो ये पूरा कोण आपको दे रखा है 45 डिग्री, मतलब पूरा वाला 45 है। अगर मैं यहाँ पर x लिखता हूँ और यहाँ पर y लिखता हूँ, मुझे बताइए x का वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री। x का वैल्यू 30 होगा। तो ये समझिएगा यहाँ पर x कैसे बनेगा। आप देखिए कैसे आप हाथ को ले जा रहे हो, ठीक है। आप देखिए ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो ये वाला बन रहा ना 30, ठीक है। तो ये कोण 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा फिर ये वाला जो कोण है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपका 30 बन जाएगा, तो x का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। और ये 45 है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे आया, ये गया, ऐसे गया, तो ये 45 है, तो यहाँ पर आपका 45 बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपको कौन सा कोण किसके बराबर है इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ऐसे फिगर भी आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। जैसे ये अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 11, अगला टाइप पर आ गए हम लोग। 50 मीटर ऊंचे एक क्लिफ। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन से डायग्राम बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे सॉल्व कैसे करें। 50 मीटर ऊंचे एक क्लिफ, क्लिफ मतलब कोई भी छत होगा, ठीक है, के शिखर से, मतलब क्लिफ के छत पर खड़ा है, शिखर पर खड़ा है कोई बच्चा, से देखने पर एक स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ओके, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। अच्छा यहां समझिए कि स्तंभ का शिखर भी देख रहा है बच्चा और स्तंभ का तल भी देख रहा है। इसमें कंफ्यूज मत करना उन्नयन अवनमन में। देखो क्या हो रहा है, एक क्लिफ है, बहुत ऊंचा कोई क्लिफ होगा, पहाड़ वगैरह, ठीक है। उसके टॉप से अगर देख रहा है तो एक स्तंभ का जो शिखर है, एक बार शिखर को देख रहा है और एक बार तल को देख रहा है। और शिखर को देखा तब भी अवनमन कोण बन रहा है, और तल को देखा तो भी अवनमन कोण बन रहा है। मतलब डेफिनेटली बच्चा काफी ऊपर खड़ा होगा और स्तंभ एक छोटा होगा, तो उसको तल को देखने के लिए भी झुकना पड़ रहा है और शिखर को देखने के लिए भी झुकना पड़ रहा है। दोनों ही केस में आपका अवनमन कोण ही बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। मैं फिगर बना रहा हूं और क्लियर होगा, जैसे ये समझो। मैंने यहां पर लिया एक ग्राउंड, ये हमारा एक क्लिफ है, पहाड़ है। देखो याद नहीं करना है कि क्या क्वेश्चन में कौन सा फिगर बना था, क्वेश्चन तो अलग आएगा। बस यहाँ क्वेश्चन कंसेप्ट को समझिए कि दोनों ही केस में अवनमन बन रहा है। तो डेफिनेटली जो आपका ये क्या लिख रहे हैं, स्तंभ, स्तंभ जो लिख रहे हैं वो छोटा रहा होगा, थोड़ा इसमें बहुत बड़ा बनेगा। एक सेकंड, इतना काफी है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर नाम दे दो ए बी, यहाँ नाम दे दो सी डी, ठीक है। ये हमारा तो ग्राउंड है। ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा क्लिफ है, ठीक है, तो काफी ऊंचा है। सी डी क्या है हमारा, सी डी हमारा, इसका ऊंचाई भी दे रखा है 50 मीटर, ठीक है। सी डी क्या है हमारा, स्तंभ, ठीक है। तो यहां से आपको ये दिख रहा है सर, अगर मैं इसके टॉप से देखूं तो इसके शिखर को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा देखेगा। कलर चेंज कर, कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्या कर रहा है बच्चा, जो भी खड़ा है स्तंभ क्लिफ पर, वो पहले स्तंभ के शीर्ष को देख रखा है, मतलब उसका शिखर को देख रहा है, तो झुक कर देख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके तल को देखता हूँ। तो अगर मैं इसका तल को देखूं तो ऐसे देखेगा, ठीक है, मतलब आधार को देख रहा है।
तो दोनों ही केस में आपको क्या दिख रहा है, दोनों ही केस में बच्चा नीचे दिख रहा है और दोनों ही केस में आपका अवनमन कोण ही बन रहा है। ठीक है, एक आप यहाँ पर क्षैतिज रेखा बनाइए कुछ ऐसा, एक क्षैतिज रेखा ऐसा बना लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें कुछ कुछ नाम दो। ठीक है, ये वाला कोण कितना है मुझे बताओ, ये कोण कितना लिखोगे, रेड वाला अवनमन कोण। जब 30 क्लिफ डिग्री। से जब क्लिफ से शिखर को देख रहा है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो यहाँ पर आपको नीचे में दिख रहा है सर ये 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, अगर मैं क्लिफ से अगर मैं तल को देखूं तो और झुकना पड़ेगा, और झुकेंगे तो एंगल और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 45 डिग्री बन 45 रहा है, डिग्री। तो ये वाला जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो 45 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर बन गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए बी का वैल्यू दे रखा है, क्लिफ का ऊंचाई तो 50 मीटर आपको दे रखा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सी डी की लंबाई, मतलब सी डी को एच मान लो और बी डी को आप एक्स मान लीजिए। इतना क्लियर, बोलिए फिगर समझ में आया कि बोल क्या रहा है। ये भी हमारा क्लिफ है, क्लिफ के छत से हम एक बार सी डी स्तंभ के छत को देख रहे हैं और एक बार तल को देख रहे हैं, दोनों ही केस में अवनमन कोण बन रहा है 30 और 45 डिग्री का। स्तंभ की ऊंचाई बताइए। ठीक है, बीडी को एक्स मान लिया, ए बी हमारा क्लिफ है और सी डी हमारा एच ऊंचाई का स्तंभ है जो हमें पता करना है। यहाँ पर एच लिख दी। देखो यहाँ पर क्या क्या फिगर बनेगा, आपको कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक इस तरीके से डायग्राम बनाइए, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करिए। 30 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसा खींचिए। ठीक है, जो आपका ए बी पर लंब चला जाए कुछ ऐसा। ठीक है, एक डायग्राम इस तरीके से बनाइए, कंस्ट्रक्शन करो। यहाँ पर नाम दे दो, कुछ भी ए बी सी डी लिखा है तो यहाँ पर ई डाल दो नाम। ठीक है, ई नाम डाल दिया। क्लियर, तो हमने क्या बनाया, सीई परपेंडिकुलर टू ई बी। ठीक है, हमने क्या किया, सीई परपेंडिकुलर टू ए बी बनाया। इतना क्लियर। अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, क्या आप त्रिभुज ए बी डी में एंगल ए डी बी का वैल्यू बता सकते हो क्या, ये वाला कौन बता सकते हो क्या, 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो ये वाला कोण आप बिल्कुल क्लियर बता सकते हो सर, ये वाला कोण जो होगा एंगल ए डी बी, एंगल 45 डिग्री के, मान लो यहाँ पर एक्स लिख दिया तो एक्स ए डी के बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा चित्र में या आकृति में एंगल, बस इतना आपको लिखना पड़ेगा ताकि फिगर में हम कुछ ड्रॉ कर दे, ताकि ट्रायंगल जब बनाए तो उसको आप डायरेक्ट यूज कर लो। एंगल एक्स ए डी, एंगल एक्स ए डी ये बराबर होगा एंगल ए डी बी के, एंगल ए डी बी के। यहाँ पर बोलिएगा एकांतर कोण या फिर एकांतर अंतः कोण, दोनों बात सेम है। और यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल ए डी बी जो होगा सर वो 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक्स ए डी आपका 45 है ही। ठीक है, तो एक तो एंगल ए डी बी लिख दिया यहाँ पर मैंने 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये वाला कोण देखिए, ये कोण कितना बनेगा 30 डिग्री का। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, देखिए यहाँ पर अब मैं हाथ घुमा रहा हूँ ऐसे, जेड दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे जेड अगर दिख रहा है तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो आप सिंपली कह सकते हो सर ये वाला कोण 30 है तो यहाँ पर भी आपका 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आप सिंपली ये लिख दीजिए इसी प्रकार। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं कि आप अब एकांतर अंतः कोण लिखिए। एक्स ए सी, एंगल एक्स ए सी ये किसके बराबर होगा, एंगल ए सी ई के बराबर, एंगल ए सी ई, और ये आप लिख दो 30 डिग्री के बराबर। क्लियर, तो हमने फिगर में कुछ एंगल्स भी लिख दिए। अब दो त्रिभुज लीजिए, एक त्रिभुज आप अगर लोगे ए बी डी को, तो ए बी डी में आप क्या बी डी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, निकल जाएगा बी डी 50 मीटर। 50 मीटर आ जाएगा, क्योंकि आपका 45 डिग्री दिख रहा है और एक ए बी पता है, तो tan थीटा लगाइएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी को देखिए, ए यहाँ है, बी यहाँ है, डी यहाँ पर, 90 डिग्री बना दीजिएगा दोनों जगह पर। तो ए बी डी में आप लिखिएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री के लिए लिखोगे यहाँ से तो आप कहेगा सर ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। tan 45 का वैल्यू 1, तो ए बी का वैल्यू आपका कितना है, ए बी का वैल्यू आपका 50 है और बी डी भी आपका बी डी, बी डी को एक्स लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स लिख दो, तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, नीचे में जो एक्स है वो 50 मीटर का है। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। इसके बाद
आप ये सोचिए सर, नीचे में बीडी तो आ गया, अब इस त्रिभुज को देखिए, ए ई सी को, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में आप कुछ tan 30 डिग्री लिख सकते हो क्या? बताओ tan 30 डिग्री कितना होगा अगर मैं लंब बटा आधार लिखूं, क्या आएगा? ए ई सी, ए बाई सी ई, ए ई बाई सी या फिर ए ई बटा ई सी। ठीक है, आप देखिए सर लंब बटा आधार, त्रिभुज ए ई सी में ए ई आपका लंब है, देखो ऐसा त्रिभुज बन रहा है ना, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपको सर ये लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, तो लंब बटा आधार करेंगे, ए ई बटा ई सी करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए ए ई बटा ई सी, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका है 1/√3। ए ई का वैल्यू कितना है आपका? ए ई का वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो आप ए ई की जगह ए ई ही लिखिए अभी के लिए। और इसी का वैल्यू आप देखो, इसी क्या हमारा x के बराबर होगा, देखो यहाँ पर x है तो ये भी x होगा क्या? EC और BD क्या है? एक आयत फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो EC और BD बराबर होगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सर 50। ठीक है, EC और BD बराबर था, तो यहाँ से आप सिंपली लिखिए AE का वैल्यू कितना आ रहा है, AE लिखोगे सर 50/√3। क्लियर, उधर चला गया, AE आ गया। आपसे पूछा क्या गया है? स्तंभ की। ठीक है, स्तंभ की लंबाई बताइए, तो स्तंभ कितना बड़ा होगा? क्या हम कह सकते हैं CD जो होगा वो EB के बराबर होगा? CD जो होगा ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई बराबर होगा, CD और EB। रेक्टेंगल है, आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो आप सिंपली क्या करिए, आप ED निकालने के लिए सोचिए। पूरा AB आपका 50 है, AE आपका 50/√3 है। ठीक है, AB आपका पूरा 50 है, इतना दूरी आपका 50/√3 है, तो AB में से अगर मैं AE घटा दूं तो क्या मेरा EB आ जाएगा? बोलिए बोलिए, क्लियर? तो यहां पर से आप सिंपली ये लिखिए, देखिए आपको क्या लिखना होगा, CD बराबर, जो आपका CD है वो BE के बराबर है। ठीक है, BE कैसे निकलेगा? BE आपका निकलेगा AB में से आप AE घटा दीजिए। ठीक है, AB माइनस AE, तो AB कितना है आपका? AB आपका 50, AE कितना आया अभी? 50/√3। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 माइनस 50/√3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, CD आपका आ जाएगा 50 माइनस 50/√3। बस इसको कैलकुलेशन करेंगे, √3 आपका एलसीएम आएगा, ये 50 √3 यहाँ पर हो जाएगा, ये गुना हुआ 50/1 है ना, 50 × √3 माइनस 50, 50 कॉमन लोगे तो आपका क्या बन रहा है? √3 - 1/√3। अब नीचे में अपरिमेय संख्या है तो ये तो ऑप्शन में रहेगा नहीं। ठीक है, या आपको छोड़ना भी नहीं आंसर, √3 से गुना करिए, परिमेयकरण करिए, तो कितना बन गया? 50 √3 से गुना करिएगा तो कितना बनेगा? √3 × 3, आप ये 3 आ गया माइनस √3। ठीक है, बटा 3, इतना मीटर आपका आंसर। क्लियर? तो आपको सर मीनार का ऊंचाई यही रहेगा, h बराबर 50। कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो बोलो। √3/√3 से गुना किया, √3 ऊपर में नीचे दोनों गुना किया, तो ये √3 × √3 3 हो गया, √3 1 से गुना हुआ, √3 आया। ठीक है, क्लियर है हुआ ये? ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, और आए हुए देखो, दिख रहा है आपको 6 नंबर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन दे ऐसा कुछ, प्रैक्टिस करें, पहले खुद से ट्राई करिएगा, पोल सेक्शन है तो ट्राई करो क्वेश्चन करने का, फिर मैं करता हूँ। ये पूरक कोण वाला क्वेश्चन दिख रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, दोनों के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा पहले चलो ठीक है, बोलो इसमें क्या डाउट है, ये वाला पेज या ये वाला? अच्छा संगम आपका डाउट ले रहा है, ये हो गया, हो गया, चलो। अच्छा इसमें देखो आपका डाउट है ना कि 50 को गुना 50 के गुना √3 से क्यों नहीं किया? 50 के गुना √3 से कहाँ नहीं किया? यहां पर देखो, इसको मैं बताता हूँ, पहले तो कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा आप एक बार वीडियो देखिएगा पूरा में। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है आपका कुछ ऐसा है, पहले ये देखो, इस यहाँ तक आया था आपका 50 - 50/√3,
इसके आप अगर बढ़िएगा तो आपका पता है सर ये 50/1 है। अगर मैं a बटा बी माइनस सी बटा डी लिखता हूँ तो इसको आप कहते हो सर बी डी और ए डी माइनस बी सी, ठीक है, तो यही होता है। तो यहाँ पर आप √3 एलसीएम ले लीजिए, 50 को √3 से गुना किया तो 50 √3 आ गया, 50 को 1 से गुना किया 50 आया। अब 50 √3 का वैल्यू नहीं डाल करके दोनों जगह 50 है तो कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, √3 का वैल्यू डालेंगे कॉम्प्लेक्स होगा इसलिए 50 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आया √3 - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट है कि अगर हर में एक अपरिमेय संख्या है तो उसको परिमेयकरण करते हैं, तो √3 से नीचे और ऊपर दोनों जगह गुना कर दिया। जब ये गुना हो रहा है तो मैं 50 को √3 से गुना करने की जगह पर, क्योंकि ये बेटर है कि अंदर चला जाए, गुना कर सकते हैं, 50 √3 भी लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे भी लिख दो ना, 50 √3 इंटू √3 - 1, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और √3 से गुना होकर 3 आ गया, ऐसे भी आंसर कर दीजिए, नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो इसको अंदर भेज दीजिए, ठीक है, तो कहेंगे सर √3 से गुना कर 3 हो गया, √3 1 से गुना होकर के √3 हो गया, ठीक है, बाई 3। बस अलग अलग तरीका है लिखने का, ये लिखो तो भी सही, ये लिखो तो भी सही, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक गलत एक सही है, दोनों सही है। चलिए अब करो इस क्वेश्चन को, मैं चैट अभी बंद कर रहा हूं और पोल ऑन कर रहा हूं, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई, थोड़ा सा लैंग्वेज और सही होना चाहिए, हालांकि सही है कोई दिक्कत नहीं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का, ये और नहीं होना चाहिए, ठीक है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सही है, इंग्लिश में तो ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड हटा दीजिए, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एंड 16 मीटर इज स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दो बिंदु से मीनार के ऊंचाई को देख रहा है, मतलब उसके शिखर को देख रहा है, तो जो दो उन्नयन कोण बन रहा होगा वो पूरक कोण है। पोल मैंने ऑन कर दिया है, जिसका जिसका सॉल्व होते जाए पोल में जाकर वोट कर दीजिएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कितने मार्क्स के लिए, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको 6 नंबर देकर जाएगा या फिर 5 नंबर। और इसका तो मैंने एक शॉर्टकट ही बताया है ना, इसको सर बहुत कितने अच्छे तक से मिल रहा है? प्रैक्टिस। अभी 4 आंसर आए हैं, शायद 5 आंसर आए हैं, 5 में 3 सही है। करिए आप लोग सभी लोग। एक मीनार से दो बिंदु है, पहला बिंदु 9 मीटर दूर है, दूसरा बिंदु 16 मीटर दूर है, ठीक है, बोल रहा है इन दोनों पॉइंट से अगर मैं मीनार के शिखर को देखूं तो वहां पर जो भी कोण बन रहे होंगे वैल्यू नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दोनों कोण पूरक हैं, ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 12 आंसर आए हैं, 12 में 7 सही हुआ है अभी तक, 5 गलत। और ये क्लास के स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन जो था बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला ही मैंने बताया, तो नोट डाउन किया करिए सारी चीज। और ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, भले ही लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिन बच्चों ने कर लिया है आपको पता होगा कितने आसान क्वेश्चन है। और आंसर तो बताना तो ओरली बता सकते हैं आंसर, लेकिन मेथड इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मुझे पोल पूछना है इसलिए मैंने ऑप्शन दिया है।
एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास। 30 सेकंड में इसको एंड करें। 14 बच्चों का आंसर आया है अभी। 30 सेकंड और 25। अगर कर लिए हो जाकर वोट कर दीजिएगा। 20 सेकंड्स। अगर नहीं किए हो, आप कर रहे हो तो माइक ऑन करके बोल देना कि सर टाइम चाहिए। 15 सेकंड्स। 10 सेकंड्स। चलिए अभी मैं एंड करने वाला हूं। 5 4 3 2 1। तो मैं आपको बताऊं, आपका जो वोट आया है वो 8-4-3-2 है। घटते क्रम में दिख रहा है मुझे 8-4-3-2, मतलब 8-4-3-2। आंसर इज ए। साहिब का आंसर है ए। देखो यहाँ इसका आंसर बताना कितना आसान है। इसमें हम बोला था पूरक कोण वाला जो क्वेश्चन होगा ना, आंसर तो सीधे बोलोगे सर 9 है और 16 है ना, √9 × 16। यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा ना। तो 9 का अगर मैं लिखूं तो 9 क्या लिख सकते हो सर? 3 × 3। 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो 2 बार 3 तो एक बार 3 बाहर निकल के आ जाएगा। 4 अगर 2 बार तो एक बार 4 बाहर आ जाएगा। तो 4×3 12 आंसर आएगा। ठीक है। या 16 नंबर करेंगे तो कितना आएगा? 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तो आंसर तो यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आंसर तो ये हो गया। लेकिन क्या ऐसे एग्जाम में करेंगे? नहीं, एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। एग्जाम में एक नंबर का थोड़ी आएगा। ठीक है, एग्जाम में तो हमें पूरा डिटेल सॉल्व करना होगा। चलिए लेते हैं फिर क्वेश्चन को। मीनार के आधार से देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर आपका कोई गलत हुआ है, पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो समझिए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो ये जितना भी चीज बोला उसको बना लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक हमारे पास जमीन है, ग्राउंड है, इस पर एक मीनार खड़ा है। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक 2 पॉइंट बना रहा हूं जमीन पर। एक बिंदु सी, एक बिंदु डी। ठीक है, अच्छा 1 सेकंड संगम, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद पहले वो ये कर लो। ठीक है, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। मीनार आपका ए बी है जो आपका खड़ा है कुछ ऐसे। ये बिंदु सी जो है 9 मीटर की दूरी पर है, और बिंदु डी जो है वो 16 मीटर की दूरी पर है, 16 मीटर की दूरी पर है। तो मैं अगर बी से टॉप को देखूं, मीनार के टॉप को देखूं, शिखर को देखूं, यहाँ पर से जो उन्नयन कोण बन रहा है और यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है, इन दोनों उन्नयन कोण में क्या बोल रहा है सर? ये पूरक कोण है, मतलब ये थीटा अगर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो ये मैंने आपको बताया, पूरक कोण में एक थीटा ले लो, एक 90 माइनस थीटा ले लो, ताकि जोड़ करके 90 मिल जाए। ठीक है, तो याद रखना है कुछ चीजें। पूरक कोण में एक थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मीनार की ऊंचाई बताइए, एच बताइए। तो आप एक बार लीजिए त्रिभुज ए बी डी। तो आप ये बोले त्रिभुज ए बी सी में, पहले ए बी सी ले लिया। ठीक है, तो ए बी सी में क्या लिखेंगे? tan थीटा लीजिए। tan थीटा कितना होगा? आप कह सकते हो सर ए बी बटा बी सी। तो यहाँ से लिख दीजिए tan थीटा कितना होगा? ए बी बटा बी सी कहने एच बटा 9। ठीक है, तो एक तो हमने ये लिख दिया एच बटा 9। उसके बाद क्या करिए, त्रिभुज ए बी डी लीजिए। त्रिभुज ए बी डी में तो यहाँ पर क्या बोलेगा? tan 90 माइनस थीटा इस बार आएगा सर। tan 90 माइनस थीटा कितना होगा? ए बी बटा बी डी। ठीक है सर, बी डी हमारा आधार हो गया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। फार्मूला tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ए बी एच है और बी डी आपका, बी डी कितना है? बी डी का वैल्यू दे रखा है ना, बी डी 16 है। ठीक है, 16 डाल दिया। दो वैल्यू आ गए, दो इक्वेशन। इक्वेशन 1 और 2 को गुना करिए। तो आप सिंपली ऐसे लिख दीजिए सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये कितना होगा? h/9 इंटू h/16। tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका 1 बनता है। ये h इंटू एच आपका h स्क्वायर बनता है। 16 को 9 से गुना करिएगा, 16 में 144 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 16 में 144। तो यहाँ से कह सकते हो सर एच स्क्वायर का वैल्यू 144। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना? वर्गमूल 144। और वर्गमूल 144 करने का मतलब 12 × 12 लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये 12 मीटर आ गया। ठीक है, तो आपको सर ये जो ऊंचाई होगा 12 मीटर होगा। क्लियर? इसका 6 नंबर मिल जाएगा आप। यस सर। चलिए, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना था, आसान सा क्वेश्चन था डायरेक्ट। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था √AB। हाँ संगम, अब बताओ कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे स्क्रीनशॉट के लिए?
ये क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। क्या पीडीएफ में सेंड कर रहा हूँ? आप लोग क्लास में देख रहे हो, हर दिन पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? पीडीएफ मिल जाएगा इसका आपको। चलिए ये क्वेश्चन करके बताओगे, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, जो आज का टाइप 2 था हमारा। ऑलमोस्ट कंप्लीट करता है सारे टाइप। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और जो रह गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। सारा क्वेश्चन मैं करवा दूं ये भी सही चीज नहीं, ठीक है? मैं सारा करवा दूंगा, लेकिन पहले आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है? तो जितने क्वेश्चन अब एनसीईआरटी के रह गए हैं वो आप खुद से करिएगा, और जो जो क्वेश्चन में आपके डाउट होते जाए वो मुझसे पूछते जाना, ठीक है? देखिए एक आंसर पोल में आ भी चुका है, ऐसे कैसे आप लोग कर देते हो आंसर? ऐसे कैसे आंसर कर देते हो इतना जल्दी, बिना सॉल्व किए आंसर करने का क्या ही मतलब है? फिर तो अब मैं कहता हूँ आप क्या ही मत करो। गेम नहीं खेल रहे ना कि मन कर गया ए कर दिया, मन कर गया बी कर दिया। मुझे भी अगर आप दोगे तो इसको सॉल्व करने में 2 मिनट तो लगेगा, मैं कितना भी फास्ट करूं तो 1-2 मिनट तो लगेगा ना। और आपको मैं पोल देता हूं, आप लोग आंसर कर देते हो। सिर्फ एक ही आंसर आया है अभी तक। अब हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपको याद नहीं रखना है कोई आंसर, आपको सॉल्व करके आंसर देना है। 81 मीटर ऊंचे क्लिफ, क्लिफ मतलब कोई पहाड़ है, के शिखर से देखने पर एक स्तंभ के शिखर और तल का अवनमन कोण 45 और 60 दिख रहा है, ठीक है? स्तंभ की ऊंचाई बताइए। ठीक है, 2 आंसर आए अभी तक। और ये भी क्वेश्चन अगर आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से जितने भी क्वेश्चन मोस्टली जो आ रहे हैं आपके, वो लॉन्ग टाइप में ही आएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए ही, 6 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स। ये सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, मतलब ऑप्शन के साथ नहीं आएगा। डायग्राम बनाइए। पहाड़ काफी ऊंचा है, 81 मीटर का है, उसके बगल में एक स्तंभ बना दीजिए। अब पहाड़ पर खड़ा होकर स्तंभ के शिखर को भी देखिए और तल को भी देखिए, दोनों ही नीचे है, कि दोनों बार अवनमन कोण ही बन रहा है। तो शिखर को देखेगा तो कम सर झुकाना पड़ेगा, और तल को देखेगा तो ज्यादा सर झुकाना पड़ेगा, ठीक है? तो जब जहां पर ज्यादा सर झुकाएगा वहां पर 60 डिग्री का कोण, यहाँ पर कम सर झुक रहा है वहां पर 45 डिग्री का कोण। पूछ रहा है स्तंभ कितना ऊंचा होगा। सही गलत कुछ भी ट्राई कर देखो, आज बढ़िया क्वेश्चन। ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है जहां पर आपको प्रैक्टिस की नीड होगी। गलत होगा, गलत होने दो, ठीक है? धीरे धीरे करके आप सीखोगे। सही गलत दोनों ही टाइप के आंसर आए हैं। 7 आंसर आया है अभी तक। मैं बैठा हूं अभी आराम से। हो रहा है सब इसे? तो जिनका हो गया है बस वेट करो, थोड़ी देर में इसको डिस्कशन करेंगे। तो जैसा आप लोग आंसर दिए हो उसके अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लग रहा है 8 में 5 आंसर आप सभी का सही है, 9 में 6 आंसर सही है। वेल डन। अगर ये क्वेश्चन आप खुद से सही सही कर ले रहे हो
इसका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में आप मोस्टली सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इससे कोई कठिन क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में या फिर आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं सबसे अच्छा वाला टफेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। ये हो जा रहा है, फिर सारा हो जाएगा। 12 में 8 सही दिख रहा है, 12 में 8 सही। बढ़िया। तो 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर टाइम चाहिए होगा तो बोलना, अदरवाइज फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ट्राई कर लो, अगर होता है ठीक है, नहीं होता तो बताना। 20 सेकंड, 25 सेकंड, चलो 25। सर अभी तो 8 का ऐसे ही है। अभी क्या है, 9 का सही है। ट्वेंटी, 15, 15 सेकंड्स। इस क्वेश्चन में इसलिए टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग, कुछ बच्चे जो नहीं कर पा रहे वो भी करिए, ठीक है, ट्राई करो। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टोटल अभी तक 16 आंसर आए हैं। इस 16 में 10 सही, 6 गलत। चलिए इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा। यहां पर आपका ये ऑप्शन हट गया है क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे नहीं, ठीक है। 81 मीटर एक पहाड़ है या क्लिफ है, उसके शिखर से एक स्तंभ को देखा जा रहा है और स्तंभ के शिखर और तल का अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री दे रखा है। तो मैं इसको बनाता हूं फिगर। मैं कह रहा हूं कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राउंड है, इस पर एक क्लिफ है, मतलब पहाड़, ठीक है। इस पहाड़ का नाम दे दीजिए ए बी। अब इससे मैं क्या देख रहा हूँ, एक शिखर को, एक मीनार को या फिर स्तंभ को देख रहा हूँ, ठीक है। स्तंभ का नाम दे दिया सी डी। तो जब यहाँ पर आप खड़े होते हो क्लिफ पर, क्लिफ के ऊपर, और यहां से आप देखते हो इसके स्तंभ के शिखर को, कुछ ऐसा, तो ये जो कोण आपको बन रहा है, मुझे बताइए ये कोण कितने डिग्री का दिया गया है। 45 डिग्री। बोला ना, अवनमन कोण 45 डिग्री है, किसका, शिखर का। पहले शिखर लिखा गया तो शिखर का, मैं इसको शिखर देख रहा हूँ, ठीक है। हम कहेंगे सही वाला कोण 45 डिग्री का। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके तल को देखता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके तल को देखता हूँ, यहाँ से खड़ा होकर के इसके तल को देखता हूँ, मतलब आधार को। तो आधार को देखा तो कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एंगल 60 डिग्री का, ये वाला कोण 60 डिग्री। अब इसको आप यूज करिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, आपको पता सर अगर ये 45 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर अगर मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर बना दूं कुछ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर नाम दे दो ई, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल बन गया, एक आयत बन गया, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये 45 है, तो ये वाला कोण 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण आपका 45 हो जाएगा। यहाँ पर कोण कितने आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से फिगर बना लिया। अब इतना लिखने के बाद मैं बस सॉल्यूशन लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में क्या होगा, आप लिखिएगा tan 60 डिग्री। tan 60 कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा बी डी। यहां से लिख दोगे सर ए बी बटा बी डी। tan 60 का वैल्यू √3, √3 बराबर ए बी बटा बी डी। मतलब कह सकते हैं, अच्छा ए बी को आप h मान लीजिए, x मान लीजिए, आपके लिए थोड़ा इसमें आसान हो जाएगा। इसको मैं h लिख देता हूँ और यहाँ पर x लिख देता हूँ। तो आप कहेगा सर यहाँ पर √3 बराबर ए बी कितना है, ए बी हमने दिया गया था क्या 81, ठीक है। यहाँ पर 81, तो 81/BD कितना है, x। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x का जो वैल्यू होगा सर 81/√3 होगा। क्लियर, 81/√3 मीटर x का वैल्यू आ गया। इसको आप चाहो तो यहीं पर परिमेयकरण कर सकते हो या चाहो छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले त्रिभुज को लेता हूँ। अब मैंने लिया त्रिभुज ACE को, त्रिभुज ACE में यहाँ पर लिखिए tan 30 डिग्री, tan 45, सॉरी 45 दे रखा है, tan 45 डिग्री। tan 45 क्या होगा, AE बटा EC,
ए लंब ईसी आधार। तो ये 1 बराबर ए कितना है, पता ही नहीं ए को ए लिख दो। ईसी कितना है, क्या हम ईसी को एक्स बोल सकते हैं, ईसी ही तो एक्स है, तो ईसी और एक्स सेम है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर एक्स बराबर ए ई, मतलब आप कह सकते हो सर ए का जो वैल्यू आया वो 81/√3 के बराबर आया, ठीक है, मीटर। तो ए कितना आ गया, 81/√3। तो हम कह सकते हैं सर ये पूरा ए बी जो है वो 81 है, और ये कितना 81/√3। तो ईसी कितना होगा, ईबी सॉरी ईबी कितना होगा, ईबी जो होगा वो कह सकते हैं सर 81 पूरा में से, चाहो तो आप ऐसा लिख दो ए बी माइनस ए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सर ए बी कितना है आपका 81, ए आपने निकाला 81/√3। सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है, ये आ गया आपका √3, 81√3 माइनस 81, 81 कॉमन लीजिए, कितना आ रहा है √3 माइनस 1/√3, √3 से एलसीएम, √3 से मतलब रेशनलाइज कर दिया, ये √3 आपका 3 बन गया, तो आपका क्या आ रहा है 81 √3 माइनस 1 इंटू √3/3, 3 से काटे कितने बने, 27 बार में कट रहा है ये, ठीक है। तो ये कोई ऑप्शन था क्या, 27 3 माइनस √3, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा 27 3 माइनस √3, कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन बी में था, जो आप लोग कर भी रहे थे, 27 3 माइनस √3 आपका आंसर बनेगा, क्योंकि आपने निकाला ईबी, और ईबी ही तो आपका सीडी है, तो आप लिख सकते हो सर सीडी बराबर ईबी, और ये आपका ऊंचाई है, ठीक है। तो ऊंचाई क्या आ गया आपका 27 3 माइनस √3। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इसकी आप बढ़िया से प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसके अलावा देखो, पीडीएफ जो सेंड करूंगा ना, इस पीडीएफ में आपको कुछ और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखा है, 12, 13, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 5, ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चारों आप कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो अगले क्लास में पूछना, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे ये सारे, ठीक है। तो इतना ही रख रहे हैं, कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं, चलिए, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।